नमस्कार। 5 की बात में सबसे पहले बात आबादी पर नियंत्रण के बिल की, जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों में अचानक काफी आवाजें आ रही हैं और 2 बीजेपी शासित राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक नई हलचल, एक सियासी दिलचस्पी दिखाई दी है। असम और फिर उत्तर प्रदेश। जनसंख्या नियंत्रण पर यूपी की योगी सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है, जिसके 2 से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों को कई सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण पर बीजेपी के कई सांसद अब प्राइवेट मेंबर बिल भी ला रहे हैं, जिस पर मॉनसून सत्र में ही चर्चा हो सकती है। विपक्ष इस बिल और इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है और सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या वजह रही जिस पर 2 राज्यों के मुख्यमंत्री इस समय जनसंख्या नियंत्रण को लेकर इतने तत्पर है नीति बनाने के लिए, और जनसंख्या पर नीतियों का ऐलान अभी क्यों? पहले आपको इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। आर्टिकल 21 के कंप्लीट खिलाफ है यह प्रपोजल। क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 21 डिफाइन करता है पर्सनल ऑटोनॉमी रिलेटिंग टू बॉडी। ये जो प्रपोजल है, इससे उत्तर प्रदेश की महिलाओं का बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्यों होगा? स्टेरिलाइजेशन सबसे ज्यादा देश में 93% सिर्फ महिलाओं का होता है, और आप ये कह रहे हैं कि स्टेरिलाइजेशन आप करवा ले, तो ये महिला को राइट मिलना चाहिए कि वो डिसाइड करे। जो हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी, उसमें हमने ये कहा कि आप शादी इस उम्र में करिए, एक बच्चे के पास स्पेस दीजिए। तीसरा, हमने एजुकेशन का इंतजाम किया। ये इस बात पर योगी की सरकार का कुछ ताल्लुक ही नहीं है। दिन ओवैसी का कहना है कि ये महिलाओं के अधिकारों का भी हनन है, लेकिन विपक्ष के सवालों के बीच कांग्रेस शासित राजस्थान के ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने भी एक तरह से इस बिल का समर्थन किया और उनका कहना है कि अब समय आ गया है जब हम 2 हमारे 1 की जरूरत है। देखिए, जनसंख्या की बढ़ती हुई आबादी तो आज देश के लिए चिंता की बात है ही है। समय आ गया है जब देश को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की आबादी को हम कैसे नियंत्रित रखेंगे ताकि आने वाली जनरेशन को बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, बेहतर जीवन यापन के साधन उपलब्ध हो सके। मैं तो कई प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूं कि एक जमाना था जब ये कहा जाता था कि हम 2 हमारे 2। अब समय आ गया कि हम 2 हमारे 1। इस वक्त ये सवाल विपक्ष भी उठा रहा है कि इससे क्या किसी तरह का चुनावी फायदा दिख रहा है, क्या इससे कम्युनलाइजेशन या पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है। असम में ये बात उठी और वहां पर ये बात मुख्यमंत्री ने जब इस बात को उठाया था तो साफ ये कहा जा रहा था कि वहां पर जो मुसलमान आबादी बहुत बढ़ी है उसको नियंत्रित करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में भी अब ये जो मसौदा इसके ऊपर जो चर्चा में है, उससे कितना फायदा होने वाला है उत्तर प्रदेश चुनाव में, इस पर सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन साथ साथ कांग्रेस के ही एक मंत्री राजस्थान में जब ये कह रहे हैं कि अब समय आ गया है हम 2 हमारे 1 का, तो इसका क्या मतलब है? प्राइवेट मेंबर बिल भी आने वाला है और इसी सत्र में इसके ऊपर चर्चा भी होनी है। तो कुल मिलाकर जनसंख्या नियंत्रण जो है इस समय एक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। तो ये इसके ऊपर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और हमारे साथ कुछ ही देर में बस जुड़ेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद। एक छोटा सा ब्रेक 5 की बात में और लौटते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर बड़ा सवाल उठाया है। बात राजद्रोह के कानून की है। राजद्रोह की आईपीसी की 124A को चुनौती देने की नई याचिका दायर की गई है। कानून की वैधता का परीक्षण करेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कानून के बेजा इस्तेमाल की चिंता भी है। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने आजादी के अभियान को दबाने के लिए किया था। असहमति की आवाज को चुप करने के लिए ये कानून बनाया गया था। महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक पर यह धारा लगाई गई। आजादी के 75 साल बाद भी क्या सरकार इस कानून को बनाए रखना चाहती है? इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं सीनियर एडिटर लीगल आशीष भार्गव।
जी देखिए, काफ़ी सख्ती दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एन वी रमना ने कुछ उदाहरण भी दिए हैं। कहा कि किसी गांव में दूर दराज में अगर कोई पुलिस अफसर किसी को चुप कराना चाहता है, किसी को दबाना चाहता है, किसी को ठीक करना चाहता है, तो वो ये केस लगा देगा और उसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये भी उन्होंने कहा है कि अंग्रेज़ों का ज़माने का कानून है। अंग्रेज़ों ने इसे लगाया था, राजद्रोह के आरोप लगाकर ये कानून बनाया था। महात्मा गांधी और तिलक पर भी इसका इस्तेमाल किया था। इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि ये एक इस तरीके का कानून है जैसे किसी बढ़ई को आप लकड़ी काटने के लिए आरी दे दें और वो पूरे जंगल को काट डाले। सुप्रीम कोर्ट का सीधे तौर पर मानना है कि इसका मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है और ये काफ़ी गंभीर है। लोग डरे हुए हैं, तो इसका परीक्षण करना इस समय ज़रूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, केंद्र सरकार को नोटिस दिया है। हालांकि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल कह रहे थे कि इस कानून को बना रहने देना चाहिए, लेकिन इसके लिए गाइडलाइन तय कर दी जाए। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन बना दे कि किन मामलों में ये इस धारा का इस्तेमाल हो, राजद्रोह के मामले दर्ज हों। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरीके से इसे लागू नहीं किया जा सकता है और लोग डरे हुए हैं, इसलिए गंभीर प्रश्न है लोगों की आज़ादी को लेकर, इसलिए इस पर विचार करना काफ़ी ज़रूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी को 1,500 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खूब तारीफ की। उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन जैसी चर्चाओं को खारिज किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी के लिए पहले भी योजनाएं तैयार होती थीं, लेकिन 2017 से पहले लखनऊ से रोड़ा लग जाता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ खुद हर काम को संभालते हैं और बारीकी से नजर रखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी सरकार में माफिया राज और गुंडा राज खत्म हुआ है। आज यूपी में सरकार भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं बल्कि विकासवाद से चल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी ने जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर को फैलने से रोका है वो अभूतपूर्व है। लगभग 1,500 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार आज माननीय प्रधानमंत्री। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाए। 2014 में हमें सेवा करने का मौका मिला, तब भी दिल्ली से इतने ही तेज प्रयास होते थे, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं विकासवाद से चल रही है। प्रधानमंत्री बात कर रहे थे यूपी की, और यूपी में ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की कोशिश जोर शोर से चल रही है। हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश की बात अभी आपने सुनी, योगी आदित्यनाथ की खूब तारीफ की आज प्रधानमंत्री ने। वहां पर बहुत जोर शोर से जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात चल रही है खुर्शीद साहब, और ये असम में भी हुआ। क्या वजह आपको लगती है कि अचानक से इतनी तेजी और ये जो जनसंख्या नियंत्रण है ये चर्चा में आ गया है? चर्चा में सरकार जो ही निर्णय लेती है और कोई अगर महत्वपूर्ण कदम सरकार उठाती है
तो सरकार चाहती है कि उसकी चर्चा हो। विपक्ष के अगर कुछ विचार हैं तो विपक्ष भी वो बात सामने लाती है और स्वाभाविक है कि चर्चा होगी। महत्वपूर्ण विषय है और ये विषय हो कोई और विषय हो, जो महत्वपूर्ण विषय होता है उस पर चर्चा होगी। लेकिन थोड़ा सा खेद का विषय ये है कि जिसका भी एक दूरगामी परिणाम हमारे समाज पर, हमारी व्यवस्था पर, हमारी गवर्नेंस पर होना चाहिए और होता है, उसको सिर्फ चुनाव से जोड़ दिया जाए, चुनाव के समय ही उसकी बात हो, चुनाव के समय ही उसको लाया जाए, ये बात थोड़े से दुख की है और खेद की है। नहीं तो सरकार का अपना मत होता है। सरकार जब चाहती है, जिस विषय को लेकर सामने प्रस्तुत करना चाहती है, सरकार करे, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। यूपी चुनाव के पहले आप कह रहे हैं कि इसको चुनाव से एक तरह से जोड़ा जा रहा है, तो इससे किस तरह का फायदा योगी सरकार को होता नजर आ रहा है? मुझे नहीं मालूम वो क्या चाहते हैं, उनका कोई लक्ष्य होगा। हमने तो अभी इसकी पूरी समीक्षा नहीं की है, क्योंकि जो संपूर्ण विधेयक है जो प्रस्तावित है, उस पर उसको देखने का अभी हमको अवसर प्राप्त नहीं हुआ। उस पर जब हम समीक्षा कर लेंगे तो फिर पार्टी हमारी एक अधिकृत रूप से हमारी पार्टी उस पर कुछ कहेगी। आज बात सिर्फ ये है कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो, इससे कौन अलग हो सकता है? ये तो बहुत पहले कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले इस बात को कहा था और उस समय घोर इसका विरोध हुआ था। और किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी ने घोर विरोध किया था। चलिए वो जो बात भी है, आज वो जो करते हैं उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसके लक्ष्य कैसे होंगे और कैसे वो लक्ष्य पाने का प्रयास किया जाएगा, इस पर जब दस्तावेज हमारे सामने आएंगे, जब सारे प्रस्ताव सामने आएंगे, तो हम समीक्षा करके और फिर अधिकृत रूप से उस पर हमको जो कहना चाहिए वो हम कहेंगे। जी, पर इसके पहले आपका एक बयान सामने आया था, वो आपने कहा नहीं कहा कि क्या मंत्री ये भी देखेंगे कि उनके खुद के कितने बच्चे हैं, क्यों क्या इसको रिट्रोस्पेक्टिव में लागू किया जाएगा? क्या इन बातों पर कोई क्लैरिटी है कि अभी नहीं सिर्फ जी तो क्या नहीं देखेंगे? मंत्री तो ये लागू करना चाहते हैं तो उनको तो देखना ही चाहिए ना। सब देखेंगे, हम कौन सा कह रहे हैं कि हमको उससे आप एग्जेम्प्ट कर दें। हर एक अपनी बात, अपनी स्थिति को प्रस्तुत करे, इससे पहले कि वाहवाही किसी की ले, वो ये बताए कि हमने क्या किया है और अब हम क्या करना चाह रहे हैं। पूरी बात और वास्तविकता जो सामने होनी चाहिए, इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? छुपाने की क्या बात है? गर्व होना चाहिए कि हमारे इतने बच्चे हैं, छुपाने की बात क्या है? लेकिन इसको विशेष महत्व दिया जाए किसी की ऐसी कही हुई बात को, ये मुझे नहीं समझ में आता है। ये तो साधारण बात है, आप जो करना चाहते हैं तो आप जो आपका आपका अनुभव है और या जो भी आपकी स्थिति है उसको स्पष्ट तो करना चाहिए। और फिर उसके आगे कुछ अगर आपको जनता को उसमें कोई एक्सप्लेनेशन देना है और कुछ समझाना है तो वो भी आपकी अपनी राय होगी। आप समझाना चाहें समझाएं, ना समझाना चाहें ना समझाएं। असम के मुख्यमंत्री ने भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पर चिंता जाहिर की और खास करके जो मुसलमान कम्युनिटी में, और कहा कि बहुत ज़रूरी है कि बहुत स्ट्रिंजेंट पॉपुलेशन कंट्रोल यहाँ पर लागू किया जाए और यही एक आगे बढ़ने का रास्ता है। और उत्तर प्रदेश में भी अभी ये चर्चा हुई, तो क्या ये पोलराइजेशन, ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की नीयत लगती है इसके पीछे? नहीं, इनकी नीयत अगर सांप्रदायिकता को बढ़ाना है और बंटवारा लोगों की सोच में आपस में एक बंटवारा डालने का प्रयास है, तो ये तो अलग बात होगी। मेरा ये कहना है कि अगर इसको सही और सच्चे मन से इसमें अगर ये प्रयास करेंगे तो इसको कौन इनकी उस बात को लेकर इनका विरोध करेगा। लेकिन प्रयास सही होना चाहिए, और प्रयास क्या है वो तो इनकी बातों से पता चल रहा है कि प्रयास लगता है कि सिर्फ एक विशेष समुदाय के संबंध में ही ये कुछ प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं?
जबकि हम सब जानते हैं, जिसने भी इस पे शोध किया है, जिसने इसके बारे में पढ़ा है, जिसने इसको समझने की कोशिश करी है, वो ये जानता है कि सबसे अधिक अगर जनसंख्या कहीं बढ़ती है तो उस वर्ग में बढ़ती है जो गरीब है, जिसको शिक्षा प्राप्त नहीं है, जिसको सही किस्म का स्वास्थ्य का प्रबंध नहीं है, उन लोगों में ये जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ती है। और उन लोगों को गरीब रखते हुए उन पर ये प्रतिबंध लगा दिए जाएं तो क्या उससे लक्ष्य पूरा होगा, नहीं होगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसमें एक वर्ग दूसरा वर्ग, एक समुदाय दूसरा समुदाय, इसको क्यों लाते हैं? इसका क्या इसका लेना देना है? बहुत जो गरीब वर्ग है हमारे देश में, जनसंख्या अगर उसकी लें तो वो गरीब वर्ग जो है बहुसंख्यकों में ज्यादा पाया जाएगा, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है। तो फिर इसको हम बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में परिवर्तित कर दें तो जो एक अच्छा लक्ष्य है कि नियंत्रण होना चाहिए, उस लक्ष्य को हम खो बैठेंगे। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, और अगर इसके पीछे नियत ठीक हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसको चुनाव से जोड़ना या राजनीति या सांप्रदायिकता जो है वो इसमें नहीं होनी चाहिए। पर कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस सरकार के ही मंत्री रघु शर्मा इसके ऊपर एक तरह से एक नारा देने लगे कि अब तो हम दो हमारे एक का जमाना आ गया है। कांग्रेस ने अपना ऑफिशियल स्टैंड अभी जाहिर नहीं किया। इसका क्या मतलब है? प्राइवेट मेंबर बिल भी आएगा तो इस पर चर्चा भी अभी होनी है मानसून सत्र में, पर इस बयान को क्या आप एक इंडिविजुअल बयान के तौर पर ही ले? नहीं, देखिए ऐसा है, ये तो एक सार्वजनिक एक हमारे देश के सामने एक चुनौती है। कौन नहीं इसको चुनौती कहेगा? हमारे दो का अगर कभी नारा दिया गया था तो वो तो कांग्रेस की सरकार के समय दिया गया था ना, हम दो हमारे दो लक्ष्य था। लेकिन उससे ऐसा कानून जोड़ दिया जाए जैसा आज कानून बनाने का प्रस्ताव है, तो उस पर गंभीरता से सोचना होगा। तो ये कहना कि ये तो उनका निजी अपना विचार है और ये पार्टी का विचार नहीं है, तो इसको आप कहें या ना कहें, हम सबके इसमें विचार हो सकते हैं, होंगे, और हम समय समय पर अपने विचार जो है वो जो हमसे प्रश्न पूछेगा उसका जवाब देंगे। हर एक आदमी ये नहीं कहेगा कि अभी रुक जाइए, पहले पार्टी का विचार क्या है वो आ जाने दीजिए। लेकिन अनुशासित लोग ऐसा ही करेंगे कि अभी हमसे ये प्रश्न मत पूछें कि जब तक अधिकृत रूप से पार्टी का विचार ना सामने आ जाए और हमको दिशा निर्देश ना प्राप्त हो जाए, तब तक हमसे कुछ कहेंगे तो उससे कंफ्यूजन पैदा होगा। वो नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन पैदा नहीं होना चाहिए कि किसका क्या विचार है, किसका क्या विचार है। हम लोग सब पार्टी से बंधे हैं। जो पार्टी का विचार होगा, सोच समझ के सबकी राय लेकर आपस में बैठकर हम लोग अपना विचार तय करेंगे, और उसके बाद वो पार्टी का अधिकृत जो विचार होगा वो सामने आ जाएगा। जी, अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो पॉपुलेशन पॉलिसी से हट के एक सवाल, लेकिन चुनाव से जुड़ा हुआ है। आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में रहे योगी जी की, उन्होंने बेइंतहा तारीफ की, कैसे कोरोना वहां पे रुका, कैसे विकासवाद चल रहा है, तमाम चीजें हुई। प्रियंका गांधी का कल से यूपी दौरा शुरू होने वाला है, ऐसी खबरें हैं। अब वहां पे ये भी अनाउंसमेंट कर दी है पार्टियों ने, बीएसपी एसपी की वो चुनाव अलग लड़ेंगे। अब ये सब पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं, तो अगर एंटी इनकम्बेंसी की भी बात देखी जाए तो ये 3 हिस्से में बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस की स्थिति यूपी में बहुत अच्छी नहीं रही है। कांग्रेस की नीति, कांग्रेस की स्थिति, फिर आप क्या कहेंगे वहां? देखिए, आपको कांग्रेस के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है, एक बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस को चुनाव लड़ना है। कांग्रेस एक ऐतिहासिक पार्टी है। कांग्रेस का एक बहुत योगदान रहा है इस देश के विकास में, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का एक बहुत लंबा इतिहास है। ये सब तो मानना पड़ेगा ना। जी हाँ, तो आज जो हमारी पीढ़ी है उस पर एक चुनौती उस पर है कि वो एक बार फिर अपनी खोई हुई जमीन, और जमीन खो गई थी, इसको हम सब स्वीकार करते हैं, उस खोई हुई जमीन को हम फिर से वापस कैसे अपने हाथ में लेंगे, ये हमारे सामने एक चैलेंज है, एक चुनौती है। प्रियंका गांधी जी हमको लीड कर रही हैं। वो जनरल सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश की, और दिल्ली से बैठकर नहीं, वो वहां जाकर सामने से लीड कर रही हैं। कई बार उन्होंने ऐसा किया है। कई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के जब समस्या कोई हुई, जब तक आवश्यकता उन्होंने समझी, वो गई हैं। कोविड की वजह से ये सब कुछ रुक गया था। आज कोविड जब अब
समाप्त होने की ओर चल रहा है और हम सब प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि अब कोविड फिर से तीसरी वेव में ना आए। तो वो वापस निकल रही हैं, जा रही हैं। आज 2-3 दिन से वो कार्यक्रम अपना लखनऊ में रखेंगी, लोगों से भेंट करेंगी और उसके आगे फिर वो कार्यक्रम चलेंगे। हम लोग मैनिफेस्टो की तैयारी में हैं, तब मैनिफेस्टो की तैयारी कर रहे हैं। और जहां आपने कोविड की बात करी कि कोविड के लिए जो बधाई दी गई है कि कोविड को इतनी अच्छी तरह से नियंत्रण में लाए मुख्यमंत्री महोदय और उनकी सरकार, तो ये तो जो उत्तर प्रदेश में रहता है और घर घर में लोग जानते हैं कि कितना नियंत्रण रहा। और अगर कोई और जाने ना जाने, माँ गंगा जानती है कि नियंत्रण कितना था और कितना नहीं था। अब प्रधानमंत्री जो चाहे कह लें, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकती। एक आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर को लेकर बड़ी चर्चा है। कांग्रेस, आपने अभी अभी कहा, बड़ी ऐतिहासिक पार्टी, इतना कंट्रीब्यूशन, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां पर। प्रशांत किशोर की मुलाकात सोनिया गांधी से और उनकी एंट्री कांग्रेस में, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि स्ट्रैटेजिकली क्या वहां पर और नेता नहीं है, अब कि प्रशांत किशोर स्ट्रैटेजी बनाएंगे या प्रशांत किशोर का क्या रोल होगा इसमें? देखिए, ये कहना तो इस समय संभव है नहीं। ये तो आप प्रशांत किशोर जी से ही पूछें। प्रशांत किशोर जी ने अधिकृत रूप से अभी कुछ घोषणा नहीं की है, पार्टी की ओर से भी कोई घोषणा नहीं हुई है। नेता समय समय पर विभिन्न लोगों से बात करते हैं, समझते हुए कि ये व्यक्ति ये जो समूह है वो अगर पार्टी से जुड़ते हैं या पार्टी में आते हैं, तो इससे आज की जो स्थिति है उसको देखते हुए और आज का जो तकाजा है समय का, उसको देखते हुए इससे पार्टी को निश्चिंत ही फायदा प्राप्त होगा। तो इसी दृष्टि से अगर पार्टी की लीडरशिप ने उनसे बात की है, किसी और से बात की है, तो वो अच्छी बात है। अब उसमें क्या निर्णय निकलता है और क्या बन पाता है तो समय बताएगा और हम लोगों को सबको फिर उसके बारे में सूचना दी जाएगी, आपको सूचना दी जाएगी। और उस समय जो व्यक्ति आ रहा है, पार्टी में सम्मिलित हो रहा है या पार्टी के साथ अपना संबंध बना रहा है, वो पार्टी को क्या सहयोग दे पाएगा और देगा, और उसकी अपनी सोच उस संबंध में क्या है, वो व्यक्ति आपको बताएगा। इस समय तो ये है कि इस वक्त हम अपने आप को जैसे भी मजबूत कर सकते हैं, उसको अपने को मजबूत करने के लिए हमें हर चीज करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जब जहां तक वो कांग्रेस आइडियोलॉजी के चार के दायरे में है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान खुर्शीद साहब, वक्त देने के लिए, बात करें। धन्यवाद। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं और लौटते हैं 5 की बात में। कांग्रेस आलाकमान पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान का फॉर्मूला निकालने में लगभग कामयाब हो चुकी है। फॉर्मूला अब लगभग तैयार है। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे, ये भी लगभग तय है। सिद्धू के अलावा पंजाब कांग्रेस में 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी होंगे, जिनमें एक हिंदू और एक अनुसूचित जाति से अध्यक्ष बनाने की बात है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो काफी समय से चल रही रस्साकशी है, उस पर अब विराम लगेगा। दोनों नेता दिल्ली आकर कांग्रेस आलाकमान से मिल चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी टकराव खत्म नहीं हुआ। अब जो फॉर्मूला बनाया गया है, उससे टकराव खत्म होने की उम्मीद है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोरंजन भारती इस पर चर्चा के लिए। फॉर्मूला अब लगभग तय है और अब ये मान लिया जाए मनोरंजन के ये जो रस्साकशी थी वो थम गई है और पंजाब का संकट टला है। जरूर मान लेना चाहिए। हालांकि रोज मैं एक नए फार्मूला आपको आकर के बताता हूं कि आज ये फार्मूला है कल, लेकिन रोज वो फार्मूला बदल जाता है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि सिद्धू कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, लेकिन अब जो जानकारी है और उम्मीद करता हूं कि ये पुख्ता जानकारी है कि सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। हालांकि अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि कोई सिख जो है प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए, यदि सिख मुख्यमंत्री है। तो ये फार्मूला निकाला गया है कि सिद्धू के अंदर 2 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, जिसमें एक हिंदू होंगे और एक दलित होंगे, क्योंकि इन दोनों की संख्या काफ़ी अधिक है। गुरदासपुर, जालंधर, होशियारपुर और लुधियाना जैसे शहरों में हिंदू पॉपुलेशन जो है वो डोमिनेट करता है। तो उनको खुश करने के लिए एक कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हिंदू कम्युनिटी से होगा और दलितों की भी संख्या काफ़ी अधिक है, तो एक दलित भी
बनाया जाएगा। साथ ही ये भी है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार करेंगे कैप्टन साहब, और अब जब टिकट के बंटवारे को लेकर के बात होगी तो अब आप कह सकते हैं कि सिद्धू की भी चलेगी, क्योंकि एक तरह से 10 जनपद ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को थोड़ा सा उनके पर कतरे हैं सिद्धू को आगे करके, क्योंकि 10 जनपद या कहें कि राहुल और प्रियंका और कैप्टन अमरिंदर के बीच जो है उतना तालमेल नहीं रहता जितना उनका सोनिया गांधी से रहता है, इसलिए सिद्धू को वहां पे बैठाया गया है। अब देखते हैं कि उम्मीद करते हैं कि इसके बाद ये झगड़ा सुलझ जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये झगड़ा पंजाब में सुलझने वाला है, ये चलता ही रहेगा चुनाव तक। जैसा आप कह रहे हैं कि एक तरह से ये सिग्नल है कि अमरिंदर सिंह के पर थोड़े कतरे गए हैं, और ऐसे में लगता है कि ये टकराव अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच बना रहेगा, बल्कि और तीखा भी हो सकता है। तो ये पूरी तरह से नहीं माना जा सकता कि वहां पे जो अंदरूनी लड़ाई है वो खत्म ही हो जाएगी। जी नहीं, वो अंदरूनी लड़ाई खत्म नहीं होगी, क्योंकि कैप्टन साहब आते हैं वो सोनिया गांधी से मिलके जाते हैं, सिद्धू आते हैं वे फोटो ट्वीट करते हैं प्रियंका गांधी के साथ, तो आप समझ लीजिए दोनों क्या राजनीति चल रही है। इसलिए सिद्धू को लगाया गया है कैप्टन साहब के पीछे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वहाँ सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है कांग्रेस के लिए और वो उसे खोना नहीं चाहेंगी। जैसे कि मनीष तिवारी ने एनडीटीवी से कहा था कि कांग्रेस को कोई और नहीं हराता, खुद कांग्रेस को हराती है। तो अब सब कुछ अच्छा हो तो शायद ये राज्य कांग्रेस के लिए निकल सकता है। जी धन्यवाद आपका मनोरंजन। तो ये लगभग पुष्ट खबर है कि वहां पर अध्यक्ष जो हैं वो सिद्धू बन रहे हैं और 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। उसमें भी एक कास्ट का फॉर्मूला है, एक हिंदू और एक अनुसूचित जाति से। तो सुलह का फॉर्मूला तैयार है।